एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं, आरयूएचएस की जो आपके एग्जाम की डेट शीट है वो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए फार्मेसी इंडिया ने ये प्रीवियस ईयर की एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम लोग आपके आरयूएचएस के जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए हैं यानी 2024 में उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इससे क्या होता है कि जो आपके आने वाला एग्जाम है उसके लिए आपको एक प्रायोरिटी बेसिस लिस्ट मिल जाती है आपको कि आपको किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, कहाँ से आपको सबसे ज्यादा चीजें कवर करनी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, या हम कह सकते हैं कि जो जनवरी 2024 का पेपर है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है, दैट इज क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड विद देयर केमिकल नेचर एंड यूजेस। यानी अलग अलग पॉलीसेकेराइड्स आपको बताने हैं, उनका केमिकल नेचर क्या है प्लस उनके यूजेस क्या हैं। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मैं आपको ओवरव्यू बता दूंगी हर एक क्वेश्चन का कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बाकी आपको किस तरीके से लिखना है इसका भी एक आइडिया आपको यहाँ से मिल ही जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपका एग्जांपल है दैट इज स्टार्च, जिसका केमिकल नेचर ग्लूकोज होता है और इसके यूजेस बहुत सारे आप सभी लोग जानते हैं कि ये एनर्जी स्टोरेज मटेरियल की तरह यूज किया जाता है इन प्लांट्स। दूसरा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का भी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज ग्लूकोज, और ये हमारी बॉडी में यानी एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट की स्टोर्ड फॉर्म होती है। इसके बाद तीसरा है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक लीनियर चेन होती है, किसकी? ग्लूकोज की। ये भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ता है। और इसके यूजेस के बारे में अगर बात की जाए तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका मेन कंपोनेंट यही होगा। इसके बाद है काइटिन। काइटिन का भी नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। यहाँ पे भी ग्लूकोज के ही डेरिवेटिव्स आपस में मिलकर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं काइटिन का। और इसके यूजेस क्या हैं? आर्थ्रोपोड्स, फॉर एग्जांपल कॉकरोचेस, उनके एक्सोस्केलेटन का मेन कंपोनेंट होता है ये काइटिन, ठीक है। प्लस वुंड ड्रेसिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दूसरा सवाल है, define the term amino acid, describe the nutritional requirement with examples। अब अमीनो एसिड क्या होता है उसको अलग अलग तरीके से आपको डिस्क्राइब करने हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये देखो। आपको पहले क्या लिखना है कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्रोटीन्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं और बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इनका यूज किया जाता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग बोथ एंड अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड इसी के साथ ही साथ एक सेंट्रल कार्बन एटम भी होता है। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कैसा एक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जहां पे इतना जो स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे अमीनो एसिड में सिमिलर होगा, बट ये जो साइड चेन है ये सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी हर एक अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग। अब बात की जाए कि हर एक अमीनो एसिड का नाम प्लस उसका फंक्शन क्या है, तो ये मैंने लिस्ट बनाई है जिसके अंदर आपको हर एक अमीनो एसिड का नाम दिया गया है, उसके पर्टिकुलरली फंक्शंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, आर्जिनिन का यूज किया जाता है हीट वूलिंग, जो आपकी चोट होती है उसको ठीक करने में, इम्यून फंक्शन में उसका इंपॉर्टेंट रोल है। सिस्टीन का काम है एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन में। ग्लूटामाइन इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए जरूरी होता है, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्लस आपको पीडीएफ मिल ही रहा है तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ अमीनो एसिड्स ये हैं, बाकी के ये, क्लियर। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है, define the term muta-rotation, describe different types of monosaccharides with example। सबसे पहले ये दो क्वेश्चंस को इन्होंने मिला के दिया है। पहला सवाल है म्यूटा रोटेशन को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद अलग अलग प्रकार के जो मोनोसेक्राइड्स है उनको डिफ्रेंशिएट करना है विद देयर एग्जांपल्स। अब जैसे क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता दूं कि नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे ये जो क्वेश्चंस है ये 5 नंबर वाले हैं, तो अब
5 नंबर के अकॉर्डिंग आपको इन आंसर्स को लिखना पड़ेगा, यानी सिर्फ एक लाइन में अगर आप आंसर लिख दोगे तो कोई उस पे 5 नंबर नहीं देने वाला है। ठीक है, डिटेल में बताना है कि म्यूटा रोटेशन होता क्या है। ठीक है, उसके एक दो एग्जांपल्स बता दीजिए। सेम एज मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, कैसे वो बनते हैं, उनके पर्टिकुलरली एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, म्यूटा रोटेशन। देखो म्यूटा रोटेशन का मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। एक ऑप्टिकल रोटेशन है एक सोल्यूशन का, जिसके अंदर आप अलग अलग एनोमर्स का इंटर कन्वर्जन करवा देते हो, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने, म्यूटा रोटेशन इज द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ सोल्यूशन ड्यू टू द इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट एनोमर्स, जैसे कि अल्फा और बीटा फॉर्म्स होती है ना, शुगर्स की अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म्स होती है, उसको इंटर कन्वर्ट करवा देते हैं, बस और कुछ नहीं होता है म्यूटा रोटेशन। This phenomena occurs because sugars like glucose exist in equilibrium between their cyclic forms जैसे कि alpha and beta anomers, ठीक है, and the open chain forms in aqueous solution। ठीक है, this is mutarotation। मोनोसेक्राइड्स, अब मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसको अलग करके लिखना। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स आप लोग जानते ही होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की, मोनोसेक्राइड। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। बहुत सारे तरीके से आप मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे सबसे पहला है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। अगर किसी भी मोनोसेक्राइड में अल्डिहाइड फॉर्म प्रेजेंट है या ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एल्डोज बन जाता है। अगर उसमें आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कीटोज बन जाता है। एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सो शुगर है। ठीक है, ये भी याद रखना। हेक्सोस क्यों बोला मैंने, आपको अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा जो हमारा बेसिस है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मान लीजिए अगर किसी भी शुगर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है तो वो ट्राइओज हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो वो टेट्रोज हो जाएगा, 5 है तो पेंटोज हो जाएगा। इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में लिख देना, एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंजाइम्स, राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, देखो ये एक ऐसा सवाल है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब बिना चेंज किए हुए एज इट इज उठाकर वो रख दे रहे हैं, जैसे कि ये वाला, एंजाइम्स क्या होते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एंजाइम्स क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि आपके हर एक रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो ये सारे पॉइंट्स बनाकर अलग अलग लिख दीजिएगा डिटेल में। और कैसे काम करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे अभी अभी बोला, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट को इंक्रीज कर देते हैं। यानी जो रिएक्शन 10 मिनट में हो रही थी अब वो 10 सेकेंड के अंदर हो जा रही। ठीक है, तो ये काम होता है एंजाइम्स का। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर है। अब मान लो कि आप मतलब आपका नॉर्मल टेम्परेचर जो है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप अजीब सा फील करने लग जाते हो कि मुझे फीवर हो गया है या जो भी है। तो सेम एज एंजाइम के साथ भी होता है। मान लीजिए कुछ एंजाइम्स है, अब पर्टिकुलरली क्या होता है कि जैसे जैसे आप एंजाइम की टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एंजाइम भी अपनी एक्टिविटी बढ़ाते रहता है, लेकिन वो कब तक ही बढ़ा पाएगा, उसका भी एक सैचुरेशन रेट आता ही होगा, है ना। तो उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी उसके आगे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी खो देगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये पहला आपका। दूसरा है पीएच। पीएच का भी यही चीज है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि आपके स्टमक के एसिडिक पीएच में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सिन। कुछ होते हैं जो न्यूट्रल में काम करेंगे और कुछ बेसिक में काम करते हैं। उनको आप अगर कहोगे न्यूट्रल वाले से अगर आप कहोगे कि आप एसिडिक मीडियम में जाकर काम कर लीजिए तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये है। फिर है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन एक हद तक बढ़ती है, उसके बाद एंजाइम कह देता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसका भी सेम एज ऐसा ही होगा। एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसा है कि जितना ज्यादा एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा एंजाइम की एक्टिविटी। क्लियर। उसके बाद है को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स। ये भी ऐसे ही होते हैं।
देखो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको अपना काम करने के लिए कोफैक्टर्स या कोएंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती ही है, जैसे कि आपके पास मेटल आयंस है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, NADPH, FAD, FMN, ये सारे के सारे कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स है जो हर एक एंजाइम को अपना काम करने के लिए चाहिए ही होते हैं। आपने नाम सुना होगा इनका। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ बीटा ऑक्सीडेशन जनरेट्स मैक्सिमम एनर्जी। ड्रॉ द पाथवे ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ पहले। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड इन बॉडी, व्हाट आर द क्यूरेटिव थेरेपी एप्लीकेबल फॉर डिहाइड्रेशन, एंड नेक्स्ट डिस्क्राइब द ओवरऑल पैथोलॉजी ऑफ ब्लड। इन 7 में से आपको 6 सवाल अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, तो 4 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगी, आपको जो भी सूटेबल हो वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, फिफ्थ वाला जो आंसर है आपका वो क्या होता है। देखो बीटा ऑक्सीडेशन होगा क्या, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके अंदर हम अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन इज द मेटाबॉलिक pathway through which fatty acids are broken down into the mitochondria। और माइटोकॉन्ड्रिया का अगर नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप समझ ही गए होंगे कि एनर्जी यहां से जनरेट हो रही है। ठीक है, हाईली एफिशिएंट प्रोसेस है दैट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी। कितना लार्ज अमाउंट, कोई कोई 129 एटीपी बनाता है, कोई 22 एटीपी बना रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी यहां से जनरेट किया जाता है। ठीक है, अब कैसे एनर्जी यहां से ईल्ड होती है वो भी सुन लीजिए। एनर्जी जनरेट्स कम फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच साइकिल, जैसे कि FADH2, NADH2 एंड एसिटिल कोएंजाइम A which enter the electron transport chain and Krebs cycle to produce ATP। यानी ये जो चीजें आप बीटा ऑक्सीडेशन से बना रहे हो ये दूसरी रिएक्शंस के अंदर एंटर कर जाती हैं ताकि वहां पर ATP का जनरेशन कर सके। एग्जाम्पल लिख ही दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इसके बाद एनर्जी का ब्रेकडाउन अगर आप करोगे फॉर अ सैचुरेटेड फैटी एसिड विद n नंबर ऑफ कार्बन्स, कैसे FADH2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक FADH2 का मॉलिक्यूल 1.5 ATP जनरेट करता है। ध्यान रखना, एक FADH2 से आप 1.5 ATP जनरेट करवाते हैं। सेम एज NADH का एक मॉलिक्यूल 2.5 ATP जनरेट करेगा। ठीक है, और एसिटिल कोएंजाइम ए के बारे में अगर बात की जाए तो एक एसिटिल कोएंजाइम ए से आप देख ही रहे हैं 10 एटीपी जनरेट किए जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जनरेट होती है एटीपी जनरेशन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन के बारे में। देखो डिहाइड्रेशन होगा क्या, डिहाइड्रेशन तब होता है जब अलग अलग कारण की वजह से आपकी बॉडी में से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज डिहाइड्रेशन, पानी की कमी बेसिकली। डिहाइड्रेशन अकर्स व्हेन द बॉडी लूजेस मोर फ्लूइड देन इट इन डिसरप्टिंग इट्स नॉर्मल बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियस सी बात है कि मान लो मेरी बॉडी बनी है 70% अप्रोक्स वाटर से, लेकिन इस 70% ऑफ वाटर में से अगर मैं 20% बॉडी से बाहर निकाल दूं वाटर, मेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड मानी जाती है। ठीक है, चल this imbalance affects various bodily functions as water is essential for maintaining blood volume, regulating temperature and supporting cellular activities। आप सभी को पता है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के अंदर भी और शरीर से बाहर भी। ठीक है, तो अगर बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर निकल जाएगा तो जो उसके रेगुलर बेसिस वाले काम हैं जैसे कि टेम्परेचर का रेगुलेशन है, सेल्यूलर जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम है, आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन सब के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, एक सेरस फ्लूइड, ताकि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो इन सब की कमी हो जाएगी और अलग अलग ऑर्गन्स को वो अफेक्ट करना शुरू कर देगा। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, पहला सबसे मेन कारण कि अगर आप पानी पी ही नहीं रहे हैं, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी की कमी होगी होगी। एक्सेसिव फ्लूइड लॉस किसके थ्रू, जैसे स्वेटिंग के थ्रू, इसके बाद यूरिनेशन, डायरिया, वॉमिटिंग, इनके थ्रू अगर एक्सेस वाटर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है तब भी ये प्रॉब्लम होगी। रेस्पिरेशन के थ्रू भी वाटर जो है आपकी बॉडी से बाहर निकलता ही है। मेडिकल कंडीशंस है जैसे कि डायबिटीज, ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस अगर हो जाते हैं तब भी डिहाइड्रेशन कॉज होता है, और इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कॉजेस की। अब यहाँ पे आपको क्यूरेबल एप्लीकेशंस भी लिखने थे जिनकी हेल्प से आप डिहाइड्रेशन को ट्रीट कर सके। उसके अंदर आप ORS और ORT जरूर लिख कर आइएगा डिटेल में कि क्या होते हैं, प्लस कि एडिक्वेट फ्लूइड का इंटेक करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, इस सेक्शन का, ब्लड पैथोलॉजी होता क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, ब्लड पैथोलॉजी एक तरीके का स्टडी है डिसीजेस का बेसिकली, जिसके अंदर सिर्फ डिसीजेस का ही नहीं, नॉर्मल रेंजेस का भी। फॉर एग्जांपल, ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, कुछ भी हो, आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो उन सभी के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एक मतलब इसके क्या कह सकते हैं आपकी, एक टेस्ट ऐसा जिसके अंदर हम लोग ये पता करें कि आपके ब्लड के अंदर किसी चीज की कमी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? ब्लड पैथोलॉजी के अंदर। Blood pathology refers to the study of diseases and disorders that affect the blood and its component, including RBC, WBC, platelet, plasma, and mechanism of blood clotting and immune responses. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं इसके अंदर। जैसे आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा CBC, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अंदर आप RBC, WBC, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, हीमोक्रेट, ये सारी चीजों का लेवल मेजर करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा टेस्ट है दैट इज ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन, जो कि सेल की शेप, उसका साइज, उसकी एबनॉर्मेलिटीज, इन सारी चीजों का पता लगाते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप। ऑब्वियस सी बात है। तीसरा कोगुलेशन टेस्ट। कोगुलेशन टेस्ट के अंदर प्रोथ्रोम्बिन टाइम वगैरह आ जाता है, जिसके अंदर आप ब्लड कोगुलेशन का समय चेक करते हो कि जो पर्टिकुलरली समय होता है नॉर्मली, क्या वो है, या उससे ज्यादा समय लग रहा है, या उससे कम समय लग रहा है। इन सारी चीजों के बारे में पता लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोगुलेशन टेस्ट। इसके बाद है बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी में क्या होगा? बोन मैरो की जो भी एबनॉर्मेलिटीज है या फिर ब्लड सेल प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, नॉर्मल अमाउंट से ब्लड सेल का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें बोन मैरो बायोप्सी में पता लगाई जाती हैं। इसके बाद है मॉलिक्यूलर टेस्ट। मॉलिक्यूलर टेस्ट के अंदर जो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक इनहेरिटेड बीमारी है, थैलेसीमिया अगेन इनहेरिटेड बीमारी, तो इनके बारे में हम लोग पता करते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज सेकंड सेक्शन है, जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और 6 क्वेश्चन हैं जिनके नंबर आपको यहाँ पर 3 दिए जाएंगे, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसका नंबर 3, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। चलिए, सबसे पहला सवाल है डिफाइन द टर्म रेंसिडिटी, हाउ इट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लिपिड्स। इसके बाद राइट द स्टेप्स ऑफ EMP पाथवे, एंड नेक्स्ट इज राइट इन शॉर्ट अबाउट LFT एंड RFT। तो इन 3 क्वेश्चंस के बारे में पहले बात कर ले। सबसे पहला सवाल जो हमारा था कि रेंसिडिटी होता क्या है। देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फैट्स और ऑयल स्पूल किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपका फैट और ऑयल है, उनका ऑर्डर यानी उनका जो स्मेल होता है, उनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनका जो टेस्ट है, पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद दिस टिपिकली अकर्स व्हेन फैट्स आर एक्सपोज्ड टू एयर, लाइट, हीट लीडिंग टू ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल देके बात करती हूँ। आपका जो वेजिटेबल ऑयल है, मान लीजिए कि एक बार आपने बढ़िया से भजिया वजिया बनाए, उसके बाद भी अगर उस तेल का, उस ऑयल का आप यूज कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि जो प्रीवियस वाला ऑयल था उससे कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, और इसी का अगर आप बार बार यूज करते रहेंगे तो वो काफी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद बात करते हैं कि ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं ऑयल की या फैट्स की क्वालिटी को। जैसे सबसे पहला है सेंसरी प्रॉपर्टीज। रेंसिड लिपिड्स डेवलप अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑडर्स अफेक्टिंग फूड अपील। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला, ठीक है, कि उसका जो क्वालिटी है वो पहले वाले से, मतलब जो फ्रेश था उससे कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, चाहे बात उसके इन टर्म्स ऑफ आप स्मेल कर लीजिए या टेस्ट कर लीजिए।
इसके बाद न्यूट्रिशनल डिग्रेडेशन तो होगा ही, इट इज वेरी ऑब्वियस। रेंसिडिटी डिग्रेड्स essential fatty acid and fat soluble vitamins reducing the nutritional value of lipid containing foods। इसीलिए जो बाहर की चीजें होती हैं, फूड होता है, वो ज्यादा टेस्टी होता है। ठीक है, चलिए। Formation of harmful compounds. Oxidation produces toxic byproducts that may lead to health risk, including increased oxidative stress and the potential of chronic diseases। अलग अलग बीमारी है, जैसे इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, स्टमक इन्फेक्शन। डॉक्टर्स क्या कहते हैं सबसे पहले, अगर इस तरीके का जीआईटी का कोई भी अगर ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है, कि बाहर की चीजें बंद कर दो, है ना, क्योंकि उनको सब पता है। चलो, इसके बाद डिक्रीज्ड स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ। रेंसिडिटी शॉर्टन्स द शेल्फ लाइफ ऑफ लिपिड्स, मेकिंग देम मोर प्रोन टू फर्दर स्पॉइलेज एंड रिक्वायरिंग केयरफुल पैकेजिंग टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होगा कि उनकी जो शेल्फ लाइफ है, यानी अगर एक लिपिड है तुम्हारा कि जो 10 दिन चल रहा है ठीक ठाक, लेकिन अगर रेंसिडिटी कर दी जाए तो वही लिपिड 4 से 5 दिन में खराब हो जाता है। ठीक है, चलो। कंज्यूमर एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। रेंसिड फैट्स आर रिजेक्टेड बाय कंज्यूमर्स ड्यू टू देयर अनप्लीजेंट सेंसरी क्वालिटीज लीडिंग टू इकोनॉमिक लॉसेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो कि एक ऑयल की और लिपिड की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट करते हैं रेंसिडिटी से। क्लियर, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएमपी पाथवे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ईएमपी पाथवे क्या होता है? एम्डन मेयरहोफ पार्सन पाथवे, जिसको आप सिंपली ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, देख लीजिए। देखो इसके अंदर होता क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आप 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं इस पूरे के पूरे स्टेप में, या फिर इस प्रोसेस की हेल्प से। 10 स्टेप प्रोसेस है, देख लो। ग्लूकोज से G6P बनेगा, G6P से F6P बनेगा। अब डिटेल में तो मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि आप लोग को पता ही होगा। F6P के बाद यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाता है। उसके बाद GAP, यानी कि जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये 2 चीजें बनती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो ये अल्टीमेटली इसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद GLAP से आप क्या बनाएंगे? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन PEP यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड फाइनली पायरुवेट। तो ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप ATP भी जनरेट करते हैं 2, और यहां से 2 पायरुविक एसिड भी मिलते हैं। ठीक है, चलो। थर्ड क्वेश्चन था LFT और RFT के बारे में आपको बताना था कि व्हाट इज लिवर फंक्शन टेस्ट एंड रेनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट होता क्या है? एक ऐसा टेस्ट जिसके अंदर आप लोग क्या मेजर करते हैं, जो कि लिवर के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, उन सारी चीजों का मेजर किया जाता है। क्या लिवर आपका सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में पता लगाया जाता है। लिवर में कोई बीमारी तो नहीं है, इसके बारे में भी पता लगाया जाता है। These tests can help determine how well the liver is functioning and can be used to identify if liver disease is causing symptoms। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर इन्फ्लेमेशन, कुछ भी आएगा। Assess the severity of liver disease, यानी वो कितना खतरनाक हो चुका है ना, क्या स्टेज उसकी है, उसके बारे में चेक कर सकते हैं। मॉनिटर द प्रोग्रेशन ऑफ लिवर डिसीज, कितने हद तक वो बीमारी ठीक हुई है, इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चेक फॉर साइड इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है और वो लिवर डिसीजेस की कोई पर्टिकुलर दवाई ले रहा है, तो उसके क्या सिम्टम्स आए, मतलब उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में भी चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात रही LFT की। सेम एज होता है रेनल फंक्शन टेस्ट, उसमें आप लिवर की कमियों का पता लगाते हैं, इसमें आप आपके किडनीज की कमियों का पता लगाते हैं। It is a type of blood test that measures the levels of certain substances in the blood to evaluate kidney function। जैसे कि RFTs help diagnose kidney disease। अब इसके अंदर कुछ भी आएगा भाई, कुछ भी अगर बीमारी है, अगर वो किडनी से रिलेटेड है, तो उन सब के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RFT। मॉनिटर किडनी कंडीशंस एंड इसी के साथ ही साथ assess how medications और किडनी अफेक्ट डिसीजेस अफेक्ट किडनीज फंक्शन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं रेनल फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट में। इसी पार्ट के अगले क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म होलो एंजाइम।
राइट द थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। और इसके बाद क्लासिफाई वाटर सॉल्युबल विटामिन विद द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। इसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन। एंड नेक्स्ट व्हाट आर द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड्स। अच्छा, तो ये 4 सवाल है जो आपको यहाँ पर फिर से अटेम्प्ट करने हैं। चलिए सबसे पहले होलो एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। फुल्ली फंक्शनली फॉर्म होती है होलो एंजाइम एक एंजाइम के जिसके अंदर 2 चीजें आएंगी, एक एपो एंजाइम और दूसरा कोफैक्टर, ठीक है, जो मिलकर होलो एंजाइम बनाते हैं। अब अगर इनके थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो ड्रग डेवलपमेंट में एंजाइम इनहिबिटर्स में यूज किए जाते हैं, रिप्लेसमेंट जो थेरेपीज होती हैं उनके अंदर यूज किए जाते हैं, कोफैक्टर बेस्ड थेरेपीज के अंदर, थेरेप्यूटिक्स के अंदर यूज किए जाते हैं जो आपके होलो एंजाइम्स है, एंटी माइक्रोबियल थेरेपीज के अंदर यूज किए जाते हैं, और इसी के साथ ही साथ जो टारगेटिंग डिसरेगुलेटेड होलो एंजाइम्स हैं वो कैंसर्स के अंदर भी यूज किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे थेराप्यूटिक, अरे ऐसे नहीं लिख कर आना है आपको, कभी ऐसे ही लिख कर आ जाए, डिटेल में बताना है हर एक चीज के बारे में, ठीक है, कि जो आपके ये ड्रग डेवलपमेंट में एंजाइम यूज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए अगला सवाल था कि जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनका नाम बताओ, प्लस उसी के साथ ही साथ जो उनकी बीमारियां हैं उनके एसोसिएटेड वो भी बताओ। जैसे सबसे पहला है विटामिन बी 1 यानी कि थायमीन, जिसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरीबेरी, जिसको आप वेर्निक कार्सिकॉफ सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, प्लस सेरिब्रल बेरीबेरी भी इसी का ही नाम है, और पॉलीन्यूराइटिस। विटामिन बी 2 यानी राइबोफ्लेविन, जिसकी डेफिशिएंसी से जैसे ग्लोसाइटिस है, इंफ्लेमेशन ऑफ टंग, काइलोसिस, एंगुलर स्टेमेटाइटिस, ये सारी चीजें होती हैं। तीसरा है विटामिन बी 3 यानी नायासिन, जिसकी डेफिशिएंसी से होता है पेलाग्रा, इट इज ऑल्सो नोन एज पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। विटामिन बी 5 यानी पैंथेनिक एसिड, जिसकी डेफिशिएंसी से होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम, ठीक है। विटामिन बी 6 दैट इज पायरिडॉक्सिन, जिसकी डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूराइटिस, एंड इसी के साथ ही साथ हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। देन विटामिन बी 7 यानी कि बायोटिन, जिसकी डेफिशिएंसी से होता है अनीमिया, डर्मेटाइटिस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। विटामिन बी 9 यानी फॉलिक एसिड, जिसकी डेफिशिएंसी से होता है मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन, जिसकी डेफिशिएंसी कॉज करती है पर्निशियस एनीमिया। एंड लास्ट इज विटामिन सी दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, सबको पता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वे, ठीक है। इन्फेंटाइल स्कर्वे, हिमोरेजिक टेंडेंसी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, और गम्स पेनफुल हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं और वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये कंडीशंस होती है विटामिन सी से। तो ये सारे के सारे विटामिन है फैट सोल्यूबल विटामिन, सॉरी वाटर सोल्यूबल विटामिन, और उनसे एसोसिएटेड उनकी बीमारियां, ठीक है। ऐसे ही लिख देना, या तो अच्छा भी लगता है, सुंदर भी है, क्लियर। चलिए इसके बाद अगला जो हमारा सवाल है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, वो क्या है कि आपको सिंपल एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन के बीच का एक डिफरेंशिएशन बताना है। देखो सिंपल प्रोटीन वो है जो एंटायरली सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड से बनते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कॉन्जुगेट के बारे में बात की जाए तो वो एक तो प्रोटीन पार्ट उसके अंदर होता है, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, ठीक है। चलिए प्रोटीन्स दैट मेड अप ऑफ एंटायरली अमीनो एसिड, जिसको आप सिंपली पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड से अलावा और कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन कॉन्जुगेट में ऐसा नहीं है, यहां पर अमीनो एसिड तो है लेकिन नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी होता है, जैसे कि लिपिड, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, है ना, और जो ग्लाइकोजन है ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ लिखा ही हुआ है ओनली अमीनो एसिड, और यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, कैरेटिन, और दूसरे भी जो आपके पास स्क्लेरोप्रोटीन, हिस्टोन्स, ये सारे के सारे सिंपल प्रोटीन्स है, ठीक है। लेकिन कॉन्जुगेट प्रोटीन में ऐसा नहीं है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन जिसके अंदर हीम ग्रुप आ रहा है, जो कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। लिपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, बहुत सारे हैं हमारे पास, क्लियर। तो ये है डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंपल एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, आपको लिपिड प्रोफाइल, सॉरी लिपिड के लिए जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं वो बताने हैं।
सबसे पहला है सॉल्युबिलिटी, जिसके अंदर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वाटर के ऊपर छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स, और ये किसके लिए किया जाता है, जो किसी भी गिवन सॉल्यूशन के अंदर ये पता लगा दे कि उसके अंदर फैट या लिपिड है या नहीं है। सेम एज सपोनिफिकेशन टेस्ट है, एक्रोलीन टेस्ट है, जिसमें आप ग्लिसरॉल के प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं। फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, बहुत ही सिंपल है। इसकी मदद से आप क्या पता लगाते हो कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है या फिर नहीं है। सेम एज हबल्स आयोडीन टेस्ट भी है, इसकी हेल्प से भी यही चीज कंफर्म होती है कि किसी सोल्यूशन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है या फिर नहीं है। सेल कोवस्की टेस्ट में आप कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं। एंड लास्ट लीबरमैन बर्चार टेस्ट, बहुत ही फेमस टेस्ट है, अलग से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस को ही कंफर्म करते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 4 सवाल ये वाले आपके सामने हैं और हर एक सवाल का 3-3 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट डाइसैक्राइड विद देयर थेराप्यूटिक यूजेस। अब डाइसैक्राइड्स क्या हैं, उनके थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर अराइजेस ड्यू टू लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड के मेटाबॉलिज्म की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। हाउ लिपिड soluble vitamin help to body, and last write a note on purine and pyrimidine basis। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहला हमारे पास सवाल यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। डाइसैक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट है जो दो मोनोसैक्राइड यूनिट से मिलकर बने हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। ठीक है, इसके बाद इनकी वजह से कौन कौन से मतलब टेस्ट थेरापेटिक एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, सुक्रोज एंड डायबिटीज मैनेजमेंट, माल्टोज इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन और इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ में भी यूज किए जाते हैं। अगेन बोल रही हूं मैं कि आपको एज इट इज नहीं लिख कर आना है, हर एक थेरेपेटिक एप्लीकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आइएगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, इस पे चलना आपको खुद ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हाइपरलिपिडीमिया है, जिसमें लिपिड का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है ब्लड में। इसका बिल्कुल ऑपोजिट भी है हाइपोलिपिडीमिया, जिसमें लिपिड का अमाउंट नॉर्मल रेंज से काफी कम हो जाता है। लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर से, अगर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तब। फिर कीटोजेनेसिस डिसऑर्डर है, कीटोन बॉडीज के साथ ये रिलेटेड है। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स है। फैटी लिवर डिसीज बहुत ही कॉमन है, जिसके अंदर लिवर जो है उसमें फैटी एसिड्स का डेपोजिशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आर्थेरोस्क्लेरोसिस है, जिसमें एलडीएल का लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस है लिपिड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। इसके बाद अगला सवाल है कि जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स है वो हमारी बॉडी के लिए कैसे यूजफुल होते हैं। अब लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स जैसे कि ए, डी, ई एंड के, इनके बारे में बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर आप विटामिन ए के बारे में बात करें तो ये विजन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर वैसे ही आपके पास विटामिन डी है जो कि बोन्स के लिए, आपके टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है ना। विटामिन ई एक काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और विटामिन के कोगुलेशन फैक्टर, ब्लड कोगुलेशन के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। तो आप अलग अलग से भी इसको लिख सकते हैं। चलिए, लिपिड soluble vitamins play diverse role in supporting vision, immunity, bone health, blood clotting, antioxidant production, etc. They're fat soluble. Nature allow them to be stored in the body for a longer period of time. तो आपकी बॉडी के अंदर ये काफी ज्यादा लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो, However, excessive intake can lead to toxicity due to slow excretion. आप सभी को पता है क्योंकि ये लिपिड soluble है, तो इनका जो एक्सक्रीशन है वो भी काफी कम, बहुत ही स्लो तरीके से होता है, मेटाबॉलिज्म काफी स्लो है इनका, ठीक है। तो अगर आप इनको एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो ये टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग हेल्दी फैट इन द डाइट दैट इज क्रूशियल फॉर देयर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वाले आपके पार्ट का
प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स बताने हैं आपको कि क्या होते हैं। देखो दोनों के दोनों जो है नाइट्रोजनस बेसिस के ही टाइप्स आप लोग कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन है ना। प्यूरिन्स क्या होते हैं और पिरामिडीन्स क्या होते हैं। देखो प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके एडेनिन एंड गुआनिन आते हैं, ये दोनों में ही पाए जाएंगे, डीएनए और आरएनए में। क्लियर। ऑल्सो फंक्शन इन एनर्जी ट्रांसफर दैट इज एटीपी जीटीपी, क्या है ये, एनर्जी करेंसीज। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और पिरामिडिन सिंगल रिंग न्यूक्लियस, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल रिंग पाई जाती है इसके अंदर, जिसमें आपके सिस्टीन, इसी साइटोसिन, इसी के साथ ही साथ थाइमीन एंड यूरेसिल, ये दोनों चीजें आती हैं। अब यहाँ एक घपला है, क्या, जैसे आप सिस्टीन की बात करें तो ये डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर थाइमीन के बारे में बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा, और अगर यूरेसिल के बारे में बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो प्यूरिन्स तो दोनों में होंगे, पिरामिडीन्स में जो साइटोसिन है वो भी दोनों में होगा, बट प्रॉब्लम इज थाइमीन विच इज ओनली फाउंड इन डीएनए, और यूरेसिल जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है, आरएनए के अंदर, ठीक है। पेयरिंग देख लो, डीएनए के केस में कैसे होती है, एडेनिन के साथ थाइमीन होगा और साइटोसिन के साथ यूरेसिल होगा, और आरएनए के केस में एडेनिन के साथ यूरेसिल होता है, सॉरी यहां पर जी लिख लीजिएगा, और साइटोसिन के साथ गुआनिन होगा, ठीक है जी। चल आगे चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। ये बहुत इजी है, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन का एक नंबर आपको दिया जा रहा है, और वन वर्ड या वन सेंटेंस में आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, डिफाइन द टर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये होता क्या है, सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज, इतना लिख दीजिए, या थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देना एक लाइन में बस, ठीक है। हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बीटा ऑक्सीडेशन, ये चीज डिपेंड करती है कि आप किस चीज का बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो चेन है उसकी लेंथ पर ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पामेटिक एसिड की, पामेटिक एसिड वो बनाता है 129 एटीपी, क्लियर। और अगर वहीं पर बात की जाए ग्लिसरॉल की, तो इससे बनते हैं 22 एटीपी। तो आप इसको डिटेल में लिख दीजिएगा कि इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ चेन विच इज ऑक्सीडाइज्ड। गिव द नेम ऑफ विटामिन D3, तो ये है कैल्सिफेरॉल, इजी है। व्हाट इज द प्राइमरी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, मॉलिश टेस्ट, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स है। थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख देना कि कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया है अगर नहीं पता था, जिसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, दो चीजें, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। आगे डिफाइन द टर्म माल न्यूट्रिशन। अब ये माल न्यूट्रिशन क्या होता है, लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, दैट इज माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसको बोला जाता है। तो लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, क्लियर, इसको क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन। और लास्ट क्वेश्चन इस वाले सवाल का, टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड इन टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो आप पहले लिखना कि एसिटिल कोएंजाइम ए के बारे में अगर बात की जाए तो 12 एटीपी बनाता है, 12 एटीपी, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 12 दूनी 24, 24 एटीपी, ठीक है, क्योंकि 2 साइकिल कंप्लीट करवानी होती है अगर आपको एक पूरा ग्लूकोज यूज करना है टीसीए साइकिल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, ठीक है। फिलअप्स है, वन वर्ड में आंसर कर लो या वन सेंटेंस में। डिहाइड्रेशन इज द कंडीशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इज डिहाइड्रेशन, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर, अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, देखो ये हैं ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है।
प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स। एग्जाम्पल है लिपिड्स। अब तुम कहोगे कि लिपिड्स हार्मोन है, मैं कहूंगी हाँ, लिपिड्स हॉर्मोन्स जिनका इस्तेमाल होता है अलग अलग बॉडी फंक्शंस के लिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना, ये सारी चीजें ये लिपिड्स के अंदर आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म एंजाइम इनहिबिटर। अब एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल दैट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एंजाइम, इतना डिटेल में लिख लेना, दैट ब्लॉक फंक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसके बाद असेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। ठीक है, इन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर होता है? तो मेनली लिवर के अंदर, थोड़ा बहुत अमाउंट आपके मसल्स के अंदर हो जाता है, आप यहां लिख लेना लिवर एंड मसल्स। फिर है मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज्ड बाय। अब मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होगा? तो कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9। ब्रैकेट में लिख देना फॉलिक एसिड, खुश हो जाएंगे वो भी चेक करने वाले। टीसीएस साइकिल इज प्रोसीड इन, टीसीएस साइकिल कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। ये लास्ट पार्ट है आपके आज के इस क्लास का। डिफाइन द टर्म ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, अगला सवाल, एसजीओटी एंड एसजीपीटी, ये एक तरीके के लिवर फंक्शन टेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर आएंगे। हाउ मच परसेंटेज कंटेन्ड बाय इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट? इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज कंटेन करेंगे? तो आपके टोटल बॉडी वेट का 40% लिख दीजिएगा डिटेल में, इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स का ही होता है। इंक्रीज्ड लिम्फोसाइट इंडिकेट, अगर लिम्फोसाइट्स का अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? लिम्फोमा। ठीक है, डिफाइन द टर्म लिपोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, breakdown of lipids. And last question, maximum concentration of vitamin E is found in, सबसे ज्यादा अमाउंट जो है टोकोफेरोल का वो किसके अंदर पाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, व्हीट जर्म ऑयल। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट जो होता है विटामिन ई का वो व्हीट जर्म ऑयल के अंदर पाया जाता है, तो आंसर विल बी व्हीट जर्म ऑयल। क्लियर? एंड इसी के साथ आज की ये जो हमारी क्लास है RUHS की यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और आने वाले जो एग्जाम है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 100% तो हम नहीं कह सकते कि यही सवाल आएंगे, लेकिन हाँ आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट मिल जाती है इसकी हेल्प से। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आज इस क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, एंड तब तक के लिए थैंक यू।